चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एक मिनट। पहले शुरुआत के 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें पढ़े हैं, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, साथ में रिपीट करिएगा। ठीक है। अगर आपके पास फाइनाइट वायर है और किसी डिस्टेंस आर पे फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल कितना है, बीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितने के बराबर है, आर के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होगा इस पॉइंट पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये पहला फार्मूला। दूसरा, अगर वायर इनफाइनाइट है और किसी डिस्टेंस आर पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर होता है। और अगर सेमी इनफाइनाइट का किसी डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर होता है। ये 3 फार्मूले हो गए। और फिर चौथा फार्मूला हमने आर के लिए पढ़ा था। आर के लिए, आर के सेंटर पे अगर आपको आर रेडियस का आर्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, आर की, आर है, अगर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस आर, और कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है। अगर पूरा सर्किल है, ये रिंग है, क्या है, रिंग है, तो रिंग है, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगी, यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पाई ना, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 2 पाई। और अगर आपके पास रिंग की जगह पे हाफ रिंग है और उससे करंट कितना फ्लो हो रही है, आई, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर। ये फार्मूला रटा रहना चाहिए हाफ रिंग के लिए। और अगर क्वार्टर रिंग हो और इसके सेंटर पे आपको फील्ड बतानी हो, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 8 आई/आर। समझ आ रही ना बात, इतनी चीजें आपको रटी रहनी चाहिए, ठीक है, खास करके। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और सबसे पहले प्योर वायर पे 2 क्वेश्चन करते हैं। किस पे, प्योर वायर पे, ताकि फिर से चीजें रिवाइज हो जाए वायर की। फिर उसके बाद इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्या कहते हैं, रिंग वाले पे हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक वायर ऐसा है, और ये दूसरा वायर जिससे करंट फ्लो हो रही है, और ये तीसरा वायर, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, और ये वायर के बीच की दूरी भी कितनी है, आर, और इस वायर के भी बीच की दूरी कितनी है, आर है, और ये पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है। अच्छा, वायर में जब क्रॉस होगा तो ये मान के चलिएगा करंट किधर है, अंदर की तरफ, और जब डॉट होगा तो किधर की तरफ, बाहर की तरफ। वायर ऐसे लगा हुआ है, समझ आ रही ना बात। तो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3। इन 3 वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना होगी बताइए, फाइंड बी नेट एट पी। बताइएगा बी नेट कितना होगा पॉइंट पी पे। हाँ, करंट तीनों में सेम है, आई आई आई। ठीक है,
कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसा मान के चलोगे? इनफाइनाइट वायर। कैसा? इनफाइनाइट वायर। सबसे पहले हम B1 निकालेंगे। B1 इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर ना, यही फार्मूला होता है। कितनी डिस्टेंस है? R डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई, इस वायर से डिस्टेंस कितनी है? 2R, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2R। ऐसे ही B3 निकाल लेंगे। B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा? कितनी दूरी पे है? 3R ना। ये हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फील्ड्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी? तो इसके लिए आप ये करंट किधर है? अंदर है, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? अंगूठा, और ये इधर जाएगी ना फिंगर, इस पॉइंट पे फील्ड पता करना है, राइट हैंड। तो किधर आएगी फील्ड? ऊपर। तो B1 किधर बनेगी? ऊपर। ये हो गई B1 ना। और इस वाले की वजह से बाहर है ना करंट, तो फील्ड किधर बनेगी? नीचे। तो B2 किधर होगी? नीचे ना। और ये वाली भी किधर बनेगी? ऊपर। ये B3। अब क्या करोगे? B1 और B3 को क्या कर लोगे? ऐड करोगे ना, दोनों एक डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद B2 को क्या कर दोगे आप? माइनस, आपको नेट फील्ड निकल आएगी। करके देखिए क्या आंसर आता है आपसे। इस P पे आपको फील्ड बतानी है इन 3 वायर की वजह। कितना आंसर जो आएगा? 5/6। मैं बी नेट का आंसर लिख रहा हूं, आप मैच कराइए। बी नेट का जो आंसर आएगा 5/6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R आएगा। सही है ना? ठीक। हाँ हाँ हाँ, यही आंसर आ रहा है। ये दोनों फील्ड ऐड करोगे B1 और B3, उसमें से माइनस करोगे B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वाले कॉर्नर पे पॉइंट P है, ठीक है। इससे करंट कितना फ्लो हो रही है? I फ्लो हो रही है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है। इनकी साइड्स कितना ले लो? A ले लो। ट्रायंगल की इक्विलेटरल है तो सारी साइडें कैसी होंगी? सेम होगी। आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। कितना आएगी? पहले वायर की नंबरिंग अगर चाहते हो तो कर लो, ठीक है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो और इसको 3 बोल दो। तो 1 और 2 की वजह से
इस पॉइंट पे फील्ड होगी मैग्नेटिक? नहीं होगी, क्योंकि वायर की लाइन में है ये पॉइंट। तो इस वाले की वजह से फील्ड नहीं होगी, इस वाले की वजह से फील्ड नहीं होगी। तो ये तो हट गया, सिर्फ बचा ये वाला ना, तो सिर्फ ये वाला बचा। तो एक चीज इसको अलग से मैं बना देता हूं, ये ऐसे वायर है, ठीक है, और यहां पे ये वाला पॉइंट है P, जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हो आप? R बोलते हो ना। और ये दो एंगल जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये बीच से लाइन पास हो रही है, तो ये कितना होगा? 30, और ये कितना होगा? 30। तो ये दोनों एंगल पता चल गए, 30 और 30 ना। तो आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो B इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही होता है ना। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर है? 10 की पावर -7 ना, 10 की पावर -7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I डिवाइड बाई R की वैल्यू। R की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखिएगा, ये वाला कितना है? A। तो अगर ये A है और ये एंगल कितना है? 30, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? जिससे एंगल लगा होता है क्या होता है? A cos 30। तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस R जो है वो कितने के बराबर है? A cos 30। R कितने के बराबर है? A cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितना होती है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? √3a/2 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए? ऊपर। और ये एंगल्स कितने कितने हैं? sin 30 sin 30। sin 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/2, और ये 1/2 कितना आ जाएगा? 1। बस यही आंसर हो जाएगा। लिख चुके? लिख चुके? इरेज कर दूं मैं? हैं? चलो अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा वायर पे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है। इससे करंट I फ्लो हो रही है और इससे करंट 2I फ्लो हो रही है। कितना? 2I। तो आपसे पूछता है आप वो जगह बताइए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो समझ पा रहे हो ना? ये एक से कितना बह रही है करंट? I, और एक से कितना बह रही है? 2I। तो आपसे लोकेशन पूछता है, पोजीशन पूछता है। आप पोजीशन बताइए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। तो आप देखिए, अगर एक लाइन में आपको एज्यूम करके दिखाता हूं इधर की तरफ, ऐसे ना, इस लाइन पे देखिए, और एक लाइन इधर बना देता हूं ऐसे ना। आप देखिए क्या, सबसे पहले इस लाइन पे चेक करिए। इस लाइन पे इस वायर की वजह से फील्ड किधर बनेगी? इधर करंट, और ये पोजीशन किधर फील्ड बनेगी? बाहर, और इसकी वजह से अंदर। तो कैंसिल होने के चांस है। लेकिन इस वाली लाइन पे आप चेक करिए, करंट ऐसे है और पोजीशन ऐसे है, फील्ड किधर? बाहर, और इधर से भी किधर? बाहर। तो इस पे नहीं होगी 0। और इस पे भी चेक कर सकते हो, करंट इधर नीचे से ऊपर जा रही, तो नीचे से ऊपर जा रही, तो ऐसे ये फील्ड किधर बनेगी? अंदर, और इधर भी किधर बनेगी? अंदर। तो इस वाली लाइन पे फील्ड 0 नहीं होगी, इस वाली लाइन पे 0 होगी। अगर इस वाली लाइन पे 0 होगी तो आपसे पोजीशन पूछ सकता है, आप वो जगह बताइए जहां पे 0 होगी। समझ आ रहे? नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं उसको करा रहा हूं। नीट में जो क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ ये पूछा था कि किस लाइन पे फील्ड 0 होगी। समझ आ रहे? एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि किस जगह पे 0 होगी, उसकी लोकेशन अगर आपको जाननी है तो मान लेते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं ये वो पोजीशन है जहां पे फील्ड 0 होगी। ऐसे अपनी तरफ से मान लिया ना। और ये वाली, अच्छा यहां से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं y है, और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x है, जहां पे फील्ड क्या है? 0। अपनी तरफ से ऐसे मान लिया। अब मुझे निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू।
क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू। अच्छा ये वाला वायर जितना इस वाली पोजीशन पे फील्ड बनाएगा, जितना इस पोजीशन पे क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, उतना ही ये वाला वायर इस पोजीशन पे फील्ड बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कैंसिल होके क्या होगी, 0 होगी। तो ये वाली फील्ड मान लेते हैं ये वायर 1 है और ये वायर क्या है, 2 है, तो जितना फील्ड 1 बनाएगा उतना फील्ड 2 बनाएगा। समझ गए, जितना फील्ड 1 बनाएगा उतना फील्ड 2 बनाएगा। क्लियर रहेगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, ट्राई करिए, देखिए आप निकाल पाते हैं कोऑर्डिनेट। इतना तो हेल्प कर दिया मैंने। पोजीशन निकालना है कहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, पोजीशन बतानी। ये दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, फील्ड की वैल्यू रखो बस आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे ही दी है, नहीं निकाल पाओगे। अरे यार एक बात बताओ, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पे फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड 2i डिवाइड बाई कितना होता है, r होता है ना, यही होती है ना फील्ड। तो इस वाले वायर को अभी हटा लो ना, एक वायर है जिससे कितनी डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और करंट की जगह पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप लोग, म्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई, और करंट की जगह पे कितना हो जाएगा I, और डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर कितना होगी y, यहाँ पे y हो गई, इक्वल टू कितने के बराबर होगी, ये वाला फील्ड जो बनाएगा इस वाले पॉइंट पे वो कितना बनाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और करंट कितना है, करंट कितना है इसमें 2i, तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है बताइए, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगी x। अब कुछ कट रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ y बचा है, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई y बचा है, तो x को इधर कर लो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y। आ तो गया पोजीशन, समझ आ रही ना बात। तो अगर पोजीशन आपको बनानी है, देखो ये दोनों वायर थे, इससे करंट 2i और इससे करंट कितना जा रही थी i। अगर आपको पोजीशन जाननी है तो x इज इक्वल टू कितना है 2y, और y कोऑर्डिनेट y के बराबर ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 2y, यहाँ कहीं मान लेते हैं ये पूरी दूरी कितना है 2y, और यहाँ कहीं क्या है y है, तो ये वाला पोजीशन होगा। समझ आ रही ना बात, ये वाली पोजीशन होगी। ये यहाँ पे पोजीशन होगी, समझ आ रही ना बात। x में कितना चलना पड़ेगा आपको, x में कितना चलना पड़ेगा 2y, और y में कितना चलना पड़ेगा सिर्फ y, x में कितना चलना है 2y, और y में कितना चल रहा है सिर्फ y। समझ आ रही ना, तो ये लोकेशन होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों से करंट बराबर फ्लो होती तब दोनों वायर से, तो x इज इक्वल टू क्या आता, तो पूरी लाइन पे फील्ड 0 होती। ये करंट अलग अलग होने की वजह से लोकेशन पूछा है, नहीं समझ आ रहा है। देखो यार कैसे तुम लोग सो रहे हो क्या,
करंट अगर सेम होती तो x इज इक्वल टू क्या आता, y, तो इस पूरी लाइन पे फील्ड क्या होती, जीरो होती। ये करंट अलग अलग होने की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे फील्ड क्या हुई है, जीरो हुई है। तो चलिए एक नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो मेरे ख्याल से ऐसे ही टिक कर दोगे आप, ठीक है। है ए बी ना, कौन सा सही होगा, सी वाला ना। कहां पे फील्ड जीरो होगी, सी पे। इसमें दोनों में करंट क्या है, सेम है, इसलिए पूरी लाइन पे क्या होगी, फील्ड जीरो होगी। तो दो पॉसिबिलिटी थी, दोनों मैंने पढ़ा दी इस पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक और चीज देख लेते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ग्राफ देखा था, कुछ उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ग्राफ एक दो देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। चलो ग्राफ देख लो, एक मिनट हो गया, ठीक। बाकी गूगल कर लेना, मिल जाएगा क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। ग्राफ अगर आपको बनाना है, ये दो वायर है ना, ऊपर बी नीचे माइनस बी, ऊपर बी और नीचे माइनस बी, और ये डिस्टेंस x है, ठीक। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो एक चीज आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो आपको पता है, इनफाइनाइट वायर की वजह से। और दोनों में करंट कैसी है, इनवर्ड है। दोनों में करंट कैसी है, इनवर्ड है। इसमें भी इनवर्ड है और इसमें भी इनवर्ड है। अब इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाना है। तो इनफाइनाइट के लिए फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R होता है। R बोलिए या X बोलिए, जैसे जैसे डिस्टेंस, इनवर्स ग्राफ है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड क्या होती है, कमजोर होती है। तो एक चीज आप समझिए, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन बनाने का तरीका क्या होगा, इस वायर से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, फील्ड ऐसे बनेगी ना, और ये कैसी है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बनेगी तो यहां पे ऐसा होगा और यहां पे ऐसी होगी फील्ड, यही होगा ना डायरेक्शन। देखो ऐसे ही तो बनेगी, अरे करंट अंदर जा रही है ना, और फील्ड ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये कैसी है, क्लॉकवाइज। ऐसी ही इसकी भी होगी, इसकी नीचे फील्ड और इसकी किधर होगी, ऊपर होगी। तो कल ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर थोड़ा सा याद हो, कल एक क्वेश्चन कराया था कि अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, जो क्वेश्चन कराया था वो अपोजिट का था। किसका था, अपोजिट का। अगर दो पैरेलल वायर हैं और दोनों में अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे होती है, वायर से बाहर किसी पॉइंट पे होती है ना। दो बातें इंपॉर्टेंट थी उसमें, अगर दो वायर हो पैरेलली रखे हो और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो, तो फील्ड कहां पे जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड नेट बाहर। और किसके करीब जीरो होती है, जो वायर कम करंट रखता है। और दूसरी बात इससे एक और पता चलती है, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो फील्ड कहां पे जीरो होती, अंदर। फील्ड कहां पे जीरो होती, अंदर जीरो होती। और किसके करीब जीरो होती, जो छोटी करंट रखता है। यही बात है ना। तो अब चलिए यहां पे देखिए, दोनों पैरेलल वायर हैं, दोनों में करंट एक डायरेक्शन में अंदर की तरफ, तो फील्ड कहां पे जीरो होगी, अंदर कहीं पे।
और अंदर उसके करीब होगी जिसमें करंट क्या होगी, कम होगी। तो ये मान लेते हैं इससे करंट I1 बह रही है और इससे करंट क्या बह रही है, I2। I1 इज लेस देन क्या, I2 ना, I2 ज्यादा है। तो किसके करीब मैंने दिखाया है पॉइंट, I1 के करीब, यहां पे 0 होगी। अब रही बात ग्राफ बनाने की, एक बार ध्यान से सुन लीजिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले एक लॉजिक, यहां पे फील्ड नीचे है, नीचे मतलब माइनस, और इस तरफ फील्ड किधर है, ऊपर, ऊपर मतलब प्लस। एक चीज आप देखिए, जहां पे R0 होगा वहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी, मतलब वायर के करीब फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फील्ड क्या होगी, घटेगी। फील्ड क्या होगी, घटेगी। और घटने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे फील्ड किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब माइनस, माइनस में फील्ड क्या होगी, करीब में मैक्सिमम। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ आ रही ना, ऐसे क्लियर रहेगा ना। देखो ये नीचे माइनस फील्ड है ना, माइनस भी, और ऊपर कैसा है, प्लस भी है। तो आपको क्या बता रहा है, करीब में फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम किधर होगी, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस में मैक्सिमम हो गई, समझ आ रहा। अच्छा यहां पे देखो, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया, यहां पे फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ ना। इस वाले वायर के लिए फील्ड इधर क्या है, ऊपर की तरफ है। अच्छा ऊपर की तरफ फील्ड कैसी होगी, प्लस। तो ये फील्ड का कौन सा कोऑर्डिनेट है, प्लस वाला। तो ये फील्ड कैसी हो जाएगी, ऐसे, समझ आ रही ना बात। और यहाँ पे फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब इस वाले कोऑर्डिनेट में बनाना है, इधर फील्ड कैसी है, माइनस, और माइनस में करीब में क्या होती है, मैक्सिमम। तो करीब में मैक्सिमम और दूर जाती हुई क्या होगी, मिनिमम। ये हो गया। अच्छा इधर वाले पे क्या है फील्ड, ऊपर, तो करीब में क्या होगी, मैक्सिमम, और दूर जाते वक्त क्या होगी, डिक्रीज। बस ग्राफ बन गया इसका। इसको कर लीजिए, एक और बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिस्टेंस के साथ क्या होती है, ये पहली बात ध्यान से सुनना। फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। तो फील्ड अगर डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है तो वायर के करीब में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वायर से दूर जाते हुए क्या होगी, घटेगी। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फील्ड 0 कहां पे होगी, बाहर, और अगर सिमिलर डायरेक्शन में है तो फील्ड कहां 0 होगी, अंदर। तो ये दोनों वायर कैसे हैं, पैरेलल है। दोनों वायर कैसे हैं, पैरेलल। तो दोनों में करंट एक डायरेक्शन में, तो फील्ड 0 कहां पे होगी, अंदर। और अंदर किसके करीब 0 होती है, जिसकी करंट कम हो। तो मुझे पता है इसकी करंट कम है और इसकी करंट ज्यादा है, तो पॉइंट इसके करीब होगा, मैंने मार्क कर लिया। अब रही बात ग्राफ बनाने की, इसकी ग्राफ बनाने की। तो जैसे मान लेते हैं हमने फील्ड की डायरेक्शन सेट कर ली हाथ से, इसकी डायरेक्शन सेट कर ली हाथ से, करंट अंदर है तो फील्ड ऐसे होगी ना, क्लॉकवाइज। तो इसकी क्लॉकवाइज में दो खाली बनाना, इधर की तरफ किधर होगी, नीचे, और इधर की तरफ किधर होगी, ऊपर। ऐसे इस वायर के करीब इधर की तरफ नीचे और इधर की तरफ क्या होगी, ऊपर। ये दोनों बन गया। अब इसके बाद देखिए, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया हमने, यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया तो हमें पता है वायर के करीब में फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। और ये डायरेक्शन बता रही है कि माइनस में मैक्सिमम, किसमें, तो माइनस में मैक्सिमम यहां नीचे से शुरू होगा ना ग्राफ, और फिर उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो देखिए माइनस में कम होती चली गई। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर रहेगा ना। माइनस में क्या होगी फील्ड, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है माइनस में फील्ड क्या हो रही है, कम होती जा रही। यहां तक पहुंच गए, फिर आ गए इस वाले वायर पे। इस वाले वायर पे जब पहुंचे तो यहां पे फील्ड किधर शो कर रहा है, ऊपर। किधर शो कर रहा है, ऊपर। और ये बता रहा है वायर के करीब में फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। और फील्ड ऊपर शो कर रहा है, तो ऊपर की तरफ फील्ड कैसी है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कैसी है, नेगेटिव। तो ये डिसाइड हो गया फील्ड किधर बनेगी, ऊपर बनेगी। अब ऊपर बनेगी तो ऊपर करीब में मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, और यहां पे क्या होगी फील्ड,
0। फिर उसके बाद इस कोऑर्डिनेट में आ गए ना, इधर, तो इधर आए तो कह रहा है फील्ड किधर बनेगी, डायरेक्शन किधर है, नीचे, नीचे मतलब माइनस, और करीब में क्या होगी फील्ड, मैक्सिमम, तो करीब में मैक्सिमम से कहां जा रहे हैं, मिनिमम। ऐसे इधर देख लोगे, ठीक है, इधर फील्ड किधर है, ऊपर, डायरेक्शन पता चले, करीब में मैक्सिमम और दूरी पे मिनिमम, बस इतना, ठीक। अभी देखो वो करंट इन और आउट वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो किसी भी शेप का हो, सेंटर पे फील्ड 0 होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। चलो यहां तक हो गया ना, 1 मिनट कर चुके हैं ना, एक ग्राफ आप बना करके दिखाइए। ये भी मैं ही बना देता हूं, दूसरा आप बनाइएगा, होमवर्क के लिए दे देंगे। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, आउटवर्ड, करंट बाहर की तरफ है, दोनों पैरेलल वायर है। इस बार ग्राफ बनाइए, इससे मान लेते हैं I1 बह रही है और इससे I2 बह रही है, तो I1 इज लेस देन I2, तो फील्ड कहां पे 0 होगी, किसके करीब ना, और दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, तो अंदर 0 होगी, यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं फील्ड की। इसमें करंट किधर है, बाहर, तो फील्ड इस बार कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इधर नीचे और इधर ऊपर। ऐसे ही इधर किधर होगी, नीचे, और इधर किधर होगी, ऊपर। बना लिया ना। अब इसके बाद देखिएगा, हमें पता है यहां पे फील्ड 0 है ना, तो यहां पे फील्ड 0 है, तो है, तो बना दिए, तो मोबाइल ना चलाओ ना कम से कम। अब यहां पे फील्ड 0 होगी, तो अब इसको बनाना है, फील्ड किधर की तरफ मैक्सिमम है, करीब में मैक्सिमम होगी ऊपर की तरफ, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा ना, ये हो गया। अब इस वाले में किधर फील्ड मैक्सिमम होगी, वायर के करीब में, नीचे की तरफ, तो यहां से ग्राफ शुरू होगा ना, समझ आ रही ना बात। अच्छा इधर कहां पे, इस कोऑर्डिनेट में देखो, इधर करीब में मैक्सिमम, ऊपर से किधर, नीचे, और इधर नीचे मैक्सिमम, तो ऐसे बन जाएगी ना। अब आप घर से एक ग्राफ बना के लाइएगा, इसमें करंट बाहर और इसमें करंट अंदर, इसका ग्राफ बना के लाइए, ठीक है, एक में बाहर और एक में अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, कल देखेंगे कौन सा सही। हो गया। एक क्वेश्चन पहले बच्चों वाला कर लेते हैं, रिंग के ऊपर, अगर रिंग से करंट फ्लो हो रही हो, ठीक है, हाँ ये घर से बनाना, एक में करंट किधर दिखाना, अंदर, और एक में करंट किधर, बाहर, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फिगर बनाना, ठीक है। चलो ग्राफ, फिगर नहीं ग्राफ, ठीक। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इससे जो करंट बह रही है, क्यों मिटाने पे लगा हुआ, चलो एक से करंट कितना दिखा देते हैं, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये करंट है, दोनों में 2 एम्पियर। फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर।
सेंटर पे नेट फील्ड बताना है। बताइए नेट फील्ड कितना होगी सेंटर पे। पहले इसकी वजह से फील्ड किधर बनेगी, है बाहर, और इसकी भी वजह से किधर बनेगी, बाहर। दोनों फील्ड किधर है, बाहर। तो इसका मतलब दोनों फील्ड क्या होगी, ऐड। और अगर करंट अपोजिट होती तो एक अंदर बन जाती, तो नेट फील्ड क्या होती, माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। समझ पा रहे, इसमें तो ऐड करना है फिलहाल। चलिए इसकी वजह से फील्ड निकालिए कितने के बराबर, B इज इक्वल टू फार्मूला क्या होते ही करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई क्या था R इंटू 2 पाई। इसमें वैल्यू रखना आसान होगा। तो पहले आप B1 निकालोगे, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर ऐसे क्या निकाल लोगे, B2 कितना होगा, B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। आई कितना है 2, आर कितना है, वो आर कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई। बस यहां से निकाल लोगे। है 12 समथिंग आ रहा है, पाई भी रहेगा, पाई कर ले जाओगे ना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है ना। ओए हो जाएगा ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एक सर्किल है, रिंग है, और करंट यहां वायर से इन हुई और यहां से आउट हुई, ठीक है। एक मिनट सुनना ध्यान से, इधर से करंट आई इन हुई और इधर से करंट आई आउट हुई। सुनो यार, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, रिंग का। इधर से मान लेते हैं करंट कितना चली गई, I1 दो पार्ट में डिवाइड होगी ना, कुछ करंट इधर से चली जाएगी और कुछ करंट इधर से चली जाएगी। ये वाली करंट कितना हो जाएगी I2। अच्छा, ये वायर जो बना हुआ है ना, एक ही मटेरियल का बना हुआ है और एक ही जैसा एरिया रखता है, तो मतलब इसका रो और एरिया क्या है, सेम। अब यहां से वायर से करंट इन कराई और इधर से क्या कराया, आउट कराया। अब देखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज मुझे पता है, अगर हकीकत में देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है, अगर इस वायर में रेजिस्टेंस है तो एक वायर इधर लगा हुआ है, एक वायर इधर लगा हुआ है, दोनों वायर किस में है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल। क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल। तो अगर ये वाला 1 है इधर वाला वायर और इधर वाला 2 है, तो पोटेंशियल 1 में बराबर होगा पोटेंशियल किसके, 2 के। मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इधर होगा। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इधर रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R1, इधर रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R2। तो I1 R1 बराबर होगा किसके, I2 R2 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप समझिए रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया होता है। तो मैंने आपको बताया ये दोनों रेजिस्टर सेम मटेरियल के हैं, तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम। और दोनों सेम ही वायर का पार्ट है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम।
अलग क्या क्या चीज है, लेंथ ना। तो यहां पे I1 R1 की जगह पे क्या हो जाएगा, रो डिवाइड बाई एरिया इंटू L1 इज इक्वल टू I2 रो L2 डिवाइड बाई एरिया। रो एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब L1 देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल अपनी तरफ से मानते हैं ये बीटा है, और ये वाला एंगल कौन सा है, अल्फा है ना। तो इधर वाला एंगल बीटा और इधर वाला एंगल क्या है, अल्फा है। तो एक चीज हम बचपने में फार्मूला पढ़े, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस ना। एंगल ये वाला लीजिए बीटा वाला, तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा बीटा, और आर्क ये वाली लेंथ L1 होगी, और ये वाली लेंथ कितना होगी, सॉरी उल्टा कर दिया, ये वाली लेंथ कितना होगी L2, और ये वाली लेंथ कितना होगी L1। तो यहां पे लेंथ कितना है L2, यही आर्क है ना, एंगल के सामने क्या होता है आर्क, डिवाइड बाई इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है R, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी R। तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा इंटू R ना। L2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बीटा इंटू R लिख सकते हो। ऐसे ही L1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा बताइए आए लॉजिकली, अल्फा इंटू R। R भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो I1 अल्फा बराबर होता है किसके, I2 बीटा के। ये बात क्लियर रहेगी, समझ आ रही ना बात। I1 अल्फा बराबर होता है किसके, I1 अल्फा बराबर होता है I2 बीटा के। तो एक चीज और मुझे बताइएगा थोड़ा सा, आखिरी बात इससे रिलेटेड, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखिए। इस वाले की वजह से जो इस पे बनेगा, और इस वाले की वजह से जो इस पे फील्ड बनेगी, लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। फील्ड का फार्मूला क्या होता है, आर की वजह से म्यू नॉट, जानते हो ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, पहले इसकी वजह से लिखते हैं, इस वाले आर की वजह से B1 लिखते हैं। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 ना, I1 है करंट, इस वाले आर की वजह से लिख रहे हैं I1 डिवाइड बाई रेडियस कितनी R, I1 डिवाइड बाई, यहां तक क्लियर है। और इनटू क्या होता है एंगल, एंगल कितना है अल्फा। ऐसे B2 लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या होगा, क्या होगा I2, और क्या होगा बीटा डिवाइड बाई क्या होगा R। अच्छा ईमानदारी से बताइए I1 अल्फा बराबर है किसके, I1 अल्फा बराबर है I2 बीटा के। तो इसलिए आप कह सकते हो B1 बराबर है किसके, B1 बराबर है किसके, B2 के। तो एक चीज आप देखिए, ये वाला फील्ड किधर बनाएगा, ये वाला ऊपर, और ये वाला किधर नीचे। अगर दोनों फील्ड बराबर है तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो, क्या होगी। तो इससे पता चलता है, अगर ध्यान से देना, इन दो वायर्स की वजह से देखिए, सबसे पहले ये वाला वायर और ये वाला वायर, इसके लाइन में ये सेंटर आ रहा है ना। तो अगर लाइन में सेंटर आ रहा है तो इसकी वजह से फील्ड जीरो, इसकी वजह से फील्ड जीरो। अब इधर से करंट क्या हो रही, इन दो पार्ट में डिवाइड हो रही। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, एक फील्ड किधर बना रहा है बाहर, और एक फील्ड किधर बना रहा है अंदर, और सेम फील्ड बना रहा है, इसलिए सेंटर पे क्या होगी फील्ड जीरो। तो आज से एक बात यहां से लॉजिकली याद रखिएगा, अगर ये रेक्टेंगल भी शेप का होता, इस शेप का होता, स्क्वायर होता, या किसी भी शेप का होता, समझ आ रही ना बात, किसी भी शेप का होता, अगर करंट इन हो रही होती और आउट हो रही होती, तो इन और आउट हो रही होती, और दोनों तरफ, समझ आ रही ना बात, करंट डिवाइड होती, इन होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होती। अगर यहां पे सेंटर पे फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। खाली एक केस में बदलेगा, जानते हैं कब, अभी इसको कर लीजिए फिर मैं बताता हूं, पहले इसको करिए। हो गया, लिख चुके आप हैं।
एक चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी बढ़िया, देखिएगा कब जीरो होगी कब नहीं जीरो होगी। समझ आ रही ना बात? हो गया? अब अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है? ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है? सेंटर पे अगर एक तरफ से करंट इन हो रही है और एक तरफ से करंट आउट हो रही है, और ये जो दोनों वायर हैं वो कहां से पास होते हुए दिख रहे हैं? सेंटर से। तो इन दोनों की वजह से सेंटर पे कोई फील्ड नहीं होगी। अगर करंट डिवाइड होती है, तो करंट डिवाइड होती है दो पार्ट में, तो एक फील्ड बाहर बनाएगा एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा अंदर बनाएगा, और सेंटर पे नेट फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। अब ध्यान से मेरे वर्ड सुनिएगा बढ़िया से, फिर अगले क्वेश्चन में मैं सारी चीजें क्लैरिफाई कर दूंगा। एक पहले ये वाली चीज देख लीजिए, अगर सेंटर पे फील्ड जीरो है, ऐसी सिचुएशन है, तो I1 अल्फा बराबर होगा किसके? I2 बीटा के। समझ आ रही ना बात? I1 मतलब जो करंट और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा दूसरे वाले पार्ट की करंट और दूसरे वाले पार्ट का एंगल के बराबर होता है, जब सेंटर पे फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। अब एक चीज आप समझिए, सेंटर पे फील्ड कब जीरो होगी? मैं दो कंडीशन बता रहा हूं। जब ये दोनों वायर जो दो टुकड़े हैं ना, जैसे एक टुकड़ा ऊपर वाला वायर और एक टुकड़ा नीचे वाला, दोनों किसके बने हो? सेम मटेरियल के, और दोनों का एरिया कैसा हो? सेम हो, तभी इस सेंटर पे अगर करंट इन और आउट हो रही है तो सेंटर पे फील्ड जीरो होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जांपल से क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये दूसरा है, यहां से करंट इन हुई और इधर से करंट आउट हुई, यहां पे करंट इन हुई और इधर से करंट आउट हुई, यहां से करंट आई इन हुई, यहां से भी आई, इधर से आउट आई, इधर से आउट आई। इसमें रेजिस्टेंस 2R है और इस वाले आधे पोर्शन में रेजिस्टेंस R है, इस वाले में R है और इस वाले में R है। अब ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में एक इसके सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगी, इसके सेंटर पे फील्ड जीरो होगी, इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर से करंट इन हुई, इधर जितना रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस इधर है। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाला वायर की करंट ऐसे जा रही है और इस वाले वायर से करंट ऐसे जा रही है। अच्छा, दोनों रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से करंट इक्वली डिवाइड होगी ना, करंट इक्वली डिवाइड होगी, आधी इधर जाएगी आधी इन दोनों वायर की वजह से, तो फील्ड होगी नहीं। अच्छा, इससे किधर फील्ड बनेगी? बाहर। तो ऊपर वाले से किधर बनेगी? अंदर, कैंसिल हो जाए। इससे किधर बनेगी? अंदर, और इससे किधर बनेगी? बाहर, कैंसिल हो जाएगी। तो नेट फील्ड क्या होगी? लेकिन इस वाले में जीरो नहीं होगी। इस वाले में ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा फर्क देखिएगा ना। इस वाली पिक्चर में जीरो हो गई थी सेंटर पे फील्ड ना, इस वाली पिक्चर में जीरो हो गई थी, इस वाले में नहीं हो रही है। सॉल्व करोगे तब भी नहीं होगी। रीजन क्या है? ध्यान से देखना है, जितना वायर ये है ना उतना वायर ये है। अगर एक ही मटेरियल का बना होता तो रेजिस्टेंस सेम होता। अगर इसमें इक्वली डिवाइड करोगे ना, इक्वली इन और आउट कराओगे ना, तो जितना रेजिस्टेंस ऊपर है उतना रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस में फर्क आया है तो फिर क्यों आया है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया। मान लेते हैं दोनों वायर का कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इन दोनों में से लेंथ तो सेम है ना दोनों की, चाहे इसमें दिक्कत है चाहे, और अगर इन दोनों में से कोई भी बदला तो सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगी। समझ गए बात? सेंटर पे फील्ड जीरो कब होगी? जब कैसा हो? सेम मटेरियल सेम एरिया। अब आप जानते हैं इसमें आसानी क्या है, यहां से भी अगर करंट इन होती और इधर से आउट होती ना, इधर से नहीं आउट होती तब भी जीरो होती।
क्यों? क्योंकि मटेरियल और एरिया क्या है, अब याद रहेगा ना। तो इससे पता चलता है अगर किसी भी शेप का हो जाए, किसी भी शेप का हो जाए ये लूप, अगर करंट इन होते हुए डिवाइड हो रही है और आउट होते हुए पूरी आ रही है, अगर सेम मटेरियल और सेम एरिया का रजिस्टर लगा हुआ है उसमें, तो हमेशा सेंटर पे फील्ड जीरो होगी। समझ गया ना बात? कर लीजिए इन दोनों एग्जांपल्स को। एक ऐसे ही रफली मैं एक और फिगर बना देता हूं और उसका आंसर आप बता दीजिए फिर उसके बाद, ठीक है? ये ऐसे है, इधर से करंट इन हुई और इधर से करंट आउट हुई ना। अब ये पूरा एक मटेरियल का है, रेजिस्टेंस जो इधर है वही रेजिस्टेंस इधर है, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जीरो। सेंटर पे फील्ड क्या होगी? जीरो। एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ ले आपसे, आप जवाब दीजिएगा। एक रिंग है, इधर से करंट आई इन हुई और इधर से करंट आई आउट हो रही है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है, एक ही एरिया रखती है, तो सेंटर पे फील्ड कितना होगी? जीरो। समझ आ रही ना? एकदम आसान। चलिए आगे देख लेते हैं अब कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करा दें, आपको समझा दें, आप कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, डिसबैलेंस वाले पे। बैलेंस वाला तो सीधा आंसर जीरो है, तो डिसबैलेंस वाला कर ही लेते हैं कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, आपको मैं पूरा हिंट कर देता हूं, आप घर से सॉल्व करिएगा इसको और आंसर कल बताइएगा। ये 2R इधर की तरफ रेजिस्टेंस है और इधर की तरफ R है, इधर से करंट I इन हुई और इधर से करंट I आउट हुई ना। आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, B की वैल्यू पूछ रहा है, B की वैल्यू ना। हो गया? क्या हुआ? डाउट है कोई? बोलो बोलो, अरे बोलो, नहीं मजाक उड़ाऊंगा। नीचे से मतलब यहां से? यहां से किस वाले केस में? पिछले वाले में? इस केस में? इस केस में तो डिफरेंट होना ही है। ठीक है, समझ आ रही ना वो? रेजिस्टेंस, हाँ, आप बैलेंस करना चाहते हो तो कोई ना कोई बैलेंसिंग पॉइंट होगा, वो मीटर ब्रिज हो जाएगा। समझ आ रही? यहाँ पे क्लियर है ना? तो बैलेंस तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, वो तो एक अलग बात। यहाँ तक क्लियर है ना? चलो अगला देखो। अब इसको आपको सेंटर पे क्या बताना है? फील्ड मेरा खाली वही 2 पॉइंट बताना मकसद था कि मटेरियल और एरिया में से कोई चेंज होता है तो सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगी। समझ आ रही ना? इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 1 मिनट, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। रुक जाओ, पेन तो मिल जाएगी लेकिन ये अगली साल मिलेगा फिर। ठीक है? यहां पे देखना ध्यान से, अगर आपको सेंटर पे फील्ड पूछा है तो सबसे पहले इधर से करंट बताइए। मान लेते हैं I1 जा रही और इधर से करंट कितना? I2। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट क्या होगी? अलग अलग। अब पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है कि अगर इधर से आप करंट निकालते हो I1, तो आप कौन सा रजिस्टर लेना? दूसरा वाला जो पैरेलल में लगा हुआ है। करंट डिवीजन रूल याद है ना? इधर से करंट पास हो रही है तो ये वाला रजिस्टर लेना। ये वाला रजिस्टर कितना है? R डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना? 3R इंटू टोटल करंट, तो आ गई I1। I1 आ गई। अब I2 निकाल लो। I2 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? इससे करंट निकाल रहे हो तो ये वाला रजिस्टर कितना हो जाएगा? 2R डिवाइड बाई 3R इंटू टोटल करंट, R कैंसिल, I2 आ गया। अब देखिएगा, आपके पास I पता है, सबसे पहले एक वायर की वजह से फील्ड निकालना है यहाँ पे, इस वाले वायर की वजह, और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं स्क्वायर है, साइड कितने के बराबर है? A के बराबर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी? A/2। अच्छा, फील्ड निकालते वक्त फाइनाइट वायर में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एंगल की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। एंगल कितना हो जाएगा? 45,
45, कितना हो जाएगा 45, 45, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगी a/2। अच्छा ये फील्ड किधर बन रही है अंदर, और ये भी फील्ड किधर बनाएगा अंदर। अच्छा जैसा वायर ये है वैसा वायर ये है, तो दो एक की वजह से निकालना, इनटू क्या कर देना 2 कर देना, तो एक फील्ड आ गई इन दो वायर की वजह से। फिर उसके बाद इस वाले वायर की वजह से निकालना एक की वजह से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर कितना होगी a/2। एंगल कितने का होगा 45, 45, समझ आ रही ना, एंगल कितने का होगा 45, 45। करंट आपको पता है, समझ आ रही, एक वायर की वजह से निकालना फिर दूसरे वायर की वजह से भी सेम होगा। अच्छा इसकी वजह से फील्ड किधर आएगी बाहर, तो एक वायर की वजह से निकालना, फिर इस वाले के लिए क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दोनों का क्या निकाल देना नेट, क्योंकि दोनों कैसी हैं अपोजिट। समझ आ रही ना बस, इसको घर पे ट्राई करना, जितना मैंने सिखाया है इसमें है। समझ आ रही ना बस। हो गया ये, आप ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर पे, ठीक है, ये रेडियस जो है कैपिटल आर के बराबर है। फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर। बताइएगा थोड़ा, करंट आई बह रही है, नेट फील्ड बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा तीनों की फील्ड देख लो, एक तरफ है ना, इसकी भी किधर है बाहर, और इसकी भी किधर है बाहर, और इसकी भी किधर है बाहर, तो तीनों क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। पहले इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा दो ना, और इसके लिए किसका लगेगा सेमी सर्किल का, तो सॉल्व करिए। अच्छा पहले सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, इसीलिए मैंने फील्ड का फार्मूला सुबह रटाया था कि फर्क आपको पता रहे। सेमी इनफाइनाइट के लिए मान लेते हैं ये वायर 1 है और ये 2 है और ये कौन है 3। पहले इस वाले वायर की वजह से 1 की वजह से निकालिए, B1 इज इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई कितना होगा R। ऐसे ही इसकी भी वजह से होगी B3 कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई R। अच्छा सेमी सर्किल की वजह से जो फील्ड होती है वो कितना होती है म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई R, पाई नहीं होता इसमें, ठीक है, अगर आप देखोगे है नहीं, बस इतना ही है, सॉल्व करने के बाद पाई कट जाता है ना, तो इतना आ जाएगा। हाँ अभी कल, तो यहां तक क्लियर है ना। अब तीनों को क्या कर लोगे आप ऐड कर लोगे, तो ऐड करिए, बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई R। ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो आप यहां पे क्या कर लीजिए 2 टाइम्स प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई R। यहां पे क्या चीज कॉमन हो सकती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R क्या हो सकता है कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 1, और यहां पे क्या बचेगा 2 बाई पाई। बस इसको और आगे जैसा ऑप्शन दिया हो सॉल्व कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करिए। नेक्स्ट
फाइंड नेट फील्ड एट सेंटर। ये रेडियस आर है ना, सेंटर पे फील्ड बताइए। ठीक है, उससे आसान तो है, एंगल पता कर लो ना। जनरल फार्मूला आर के लिए क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा ना। तो ये थीटा पता करो, बस थीटा रख दो यहाँ पे। ये एंगल कितना है, ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना आर के लिए, तो ये वाला एंगल पता कर लो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ये थीटा कितना होगा, रेडियन में रखना है एंगल, एंगल किस में रखना है, रेडियन में। तो ये 270 है ना, कितना है 270। 270 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 इंटू 270 ना। तो ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 9 3 जा और 9 2 जा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ना। ये हो गया किसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से। अच्छा, इस वाले वायर की वजह से फील्ड अंदर बनेगी या बाहर, बाहर बनेगी ना, और इस वायर की भी वजह से बाहर। अच्छा, इसकी वजह से कोई फील्ड होगी नहीं, क्योंकि इसकी लाइन में है ना, तो ये तो वायर बेकार है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कितना 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 आर। इतना हो गया इसकी वजह से। अब इसकी वजह से ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, तो इसकी वजह से ये b1 हो गया, b2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर, आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, आंसर आ जाएगा। बी नेट कितना आ जाएगा, यहां पे निकाल दें हम, बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं ना, ये भी बाहर बना रहा है और ये भी बाहर बना रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगी, ऐड, तो कितना हो जाएगी 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 आर प्लस कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। अच्छा, यहां पे तो पाई पाई कैंसिल हो गया था, है क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर यहां पे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर कॉमन ले लो, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा, 4 आर कॉमन लोगे 3/2 ना। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 3/2, और यहां पे कितना बचेगा 1/π। समझ आ रही ना, बस आंसर हो जाए। वो डिपेंड करता है ऑप्शन किस हिसाब से दिया, आप चाहते तो छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यही आ रहा आंसर, मैच करा लीजिए आंसर। ओए, ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आंसर आप दीजिए, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये देखो, मैं इन दोनों वायर्स को हटा रहा हूं, इन दोनों वायर्स को हटा करके एक यहां पे वायर लगा रहा हूं ना, तो पिक्चर कैसी बन जाएगी देखिएगा, पिक्चर कैसी बन जाएगी, ये दिख रहा है ना पिक्चर, ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये पिक्चर ऐसे बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा।
ऐसे बनेगी ना ना, और ये सेंटर पे आपको फील्ड बतानी है। कहाँ पे बतानी है? सेंटर पे। वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैंने वायर जो दोनों थे ना, ये वाले सीधे वाले, उसको हटा दिया। अब आपको सेंटर पे फील्ड बताना है। फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर। फाइंड द नेट फील्ड एट द सेंटर। इधर देखो, इसको ट्राई करो यार। ये वाला एंगल कितना है बताइए? 90 है ना? कितना है? तो दो पार्ट बन रहा है। ये वाला क्या बन रहा है? आर्क की वजह से फील्ड इस सेंटर पे, और इस वायर की वजह से फील्ड इस सेंटर पे ना। तो इस वायर के लिए सबसे पहले इस आर्क की वजह से निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा बताइए? 3π/2। पिछला वाला क्वेश्चन है, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0/4π। कितना हो जाएगा? 4π। और कितना होता है R के लिए? I/R। रेडियस इसकी कितनी है? R मान लेते हैं। I/R इंटू कितना हो जाएगा? 3π/2। ये हो गई आपकी B1। और B1 किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। किधर होगी? बाहर की तरफ। अच्छा, इसकी भी वजह से किधर होगी? बाहर। तो दोनों फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड। अब इसकी वजह से निकालना पड़ेगा। इसकी वजह से दो चीजें चाहिए होगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा? एंगल। एंगल बताइए कितने कितने का होगा? ये 45 कितने का होगा? 45 ना। तो फील्ड, अच्छा ये फाइनाइट वायर है ना, तो फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड जो होती है μ0/4π। I डिवाइड बाई क्या होता है? रेडियस इसकी कितनी है? R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ना। क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। नहीं, R नहीं होगा, ये R cos 45 होगा। अभी रखूंगा, ये फार्मूला है जनरल, अभी रखा नहीं। तो ये अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, ये तो हमारा जनरल फार्मूला है। μ0/4π और करंट कितना? I। और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको स्मॉल r कर लीजिए अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r कितने के बराबर होगा? R cos 45। cos 45 की वैल्यू कितना होती है? 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? R/√2 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए? ऊपर। और ये कितना हो जाएगा? sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आ जाएगी B2। अच्छा, दोनों क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। जो कॉमन होगा कॉमन कर लेना। देखो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिएगा। ये मेरे ख्याल से PYQ में से है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 2 सर्कुलर क्वाइल, 2 सर्कुलर क्वाइल है, 1 and 2 आर मेड फ्रॉम सेम वायर। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। सेम मतलब सेम वायर ही है, तो सेम वायर मतलब मटेरियल सेम और एरिया सेम, दोनों चीजें सेम है। बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वाइल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वाइल, ये पहली क्वाइल है ना, ये फर्स्ट क्वाइल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वाइल इज ट्वाइस द सेकेंड क्वाइल। ये जो सेकेंड क्वाइल है ना, इसकी रेडियस, ये फर्स्ट क्वाइल और ये कौन सी है? सेकेंड क्वाइल। जो फर्स्ट क्वाइल की रेडियस है वो सेकेंड क्वाइल की रेडियस का 2 गुना है। मतलब अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितना है? 2r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे कह रहा है व्हाट पोटेंशियल इन वोल्ट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। कह रहा है इन दोनों क्वाइल के आसपास क्या पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या फ्लो होगी? करंट। उस करंट की वजह से, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो करंट की वजह से सेंटर पे क्या बनेगी? फील्ड। और दोनों के सेंटर पे फील्ड क्या होनी चाहिए? कह रहा है सेम होनी चाहिए। दोनों के सेंटर पे फील्ड क्या होनी चाहिए? सेम। तो फील्ड सेम होने के लिए आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे अप्लाइड करेंगे, ये पूछ रहा है।
ना। तो सबसे पहले फील्ड सेम है, तो मतलब B1 बराबर है किसके, B2 के। जो इसके सेंटर पे फील्ड है वही इसके सेंटर पे। अच्छा, दोनों के सेंटर पे फील्ड कैसी है, सेम। कह रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दोनों कॉइल पे, इस पे और इस पे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बताइए क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या होता है, करंट इनटू। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों कॉइल के अंदर करंट पता कर लेता हूं मैं कितना है ना। इसमें जो करंट होगी वो कितना होगी, I1, और इसमें जो करंट होगी वो कितना होगी, I2। I1 और I2 की वैल्यू पता कर लेते हैं यहां से। अच्छा, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है, रिंग के सेंटर पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R डिवाइड बाई कितना, 2 पाई। और I की जगह पे क्या हो जाएगा, I1। I की जगह पे क्या हो जाएगा, I1। और रेडियस, रेडियस इसकी कितना है, कितना है, 2R। तो R की जगह पे कितना हो जाएगा, 2R ना। अच्छा, इस वाली कॉइल के लिए लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I की जगह पे क्या हो जाएगा, I2 डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस कितना है R, और एंगल कितना 2 पाई ना। यही फार्मूला होता है ना रिंग का। यहां पे इसकी रेडियस 2R है, तो रेडियस कितना आ गई 2R, और यहां पे रेडियस कितनी है R, तो यहां पे कितना आ गया R। अब क्या क्या कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, R से क्या हो गया R कैंसिल। तो ये 2 उधर जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2I2। मतलब जो पहले वाले में करंट है वो कितना गुना है, दूसरे वाले की 2 गुना। दूसरे वाले की कितना है, 2 गुना। अब आप देखिए इस वाले के लिए पोटेंशियल लिखे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, I कितना है इससे, I2 ना। अच्छा, रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस क्या चाहिए। अब एक लॉजिक समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से इसको समझ आ रही ना। रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए, रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया, यही होता है। अच्छा, दोनों सेम वायर के बने हुए हैं, तो रो क्या होगा, सेम। एरिया क्या होगा, अगर चेंज हो सकता है तो क्या चीज में चेंज होगा, लेंथ। देखिए दोनों की लेंथ अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो लेंथ क्या है, अलग अलग। अच्छा, सर्किल की लेंथ कितने के बराबर होती है बताइए, कितने के बराबर होती है, 2, कितने के बराबर होती है, 2 पाई R के। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो स्मॉल r लिख देता हूं। R क्या है, रेडियस, और ये R क्या है, रेजिस्टेंस। अच्छा, इतनी चीजें क्या है बताइए, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेडियस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अगर रेडियस 2 गुना होगी तो रेजिस्टेंस 2 गुना होगा। तो मतलब रेडियस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, रेडियस। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे है, अगर रेडियस 2 गुना होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 गुना। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट की जगह पे करंट लिख दिया, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस R रहेगा। अब अगले केस में यहां पे पोटेंशियल 2 हो गया, यहां पे कितना होगा, करंट कितना होगी, I1। अच्छा, I1 कितने के बराबर है, 2I2, 2I2 ना, इनटू क्या होता है, रेजिस्टेंस। अच्छा, रेडियस क्या हुई है बताइए, कितना है इसकी रेडियस, 2 गुना। तो रेजिस्टेंस पहले वाले का कितना हो जाएगा, पहले वाले में रेजिस्टेंस मान लिया कितना था, R, तो रेडियस बढ़ के कितना हो गई, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2R। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2R। यहां तक कोई दिक्कत, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और यहां पे कितना हो जाएगा, I2R, और ये क्या हो जाएगा, V1। अच्छा, इतना हिस्सा बताइए कितने के बराबर, कितने के बराबर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4V2।
मतलब V1 कितना होना चाहिए, इसका पोटेंशियल अगर V2 है तो V1 का कितना होना चाहिए 4V2, तो करंट इसमें कितना बहेगी 2I2 बहेगी, जिससे दोनों के सेंटर पे फील्ड क्या होगी, सेम होगी। समझ गए, हो जाएगा, नहीं समझ आया, क्लियर रहेगा ना। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। समझ आया या एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच।